मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप। शुरुआत करने से पहले एक बेहद जरूरी सूचना। द लल्लन टॉप शो आज से आपको मिलेगा द लल्लन टॉप ऐप पर ठीक शाम 8 बजे, वो भी लाइव। यूट्यूब से भी पहले, तो जल्द से जल्द डाउनलोड करिए द लल्लन टॉप ऐप। सूचना समाप्त, अब आगे बढ़ते हैं। मार्च 2018 की बात है। लुजैन अल हदलोल यूएई में अपने घर में बैठी थी जब कुछ हथियारबंद लोगों ने उन्हें किडनैप कर लिया। आंखें खुली तो उन्होंने खुद को सऊदी अरब की जेल में पाया। वो अकेली नहीं थी, उनके साथ और भी कई लोग थे। इन लोगों को जिस जगह पर रखा गया था सऊदी अरब में, उसे द होटल या ऑफिसर्स गेस्ट हाउस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पहुँचने का मतलब है बेइंतहा टॉर्चर। लुजैन की बहन आलिया ने उनसे मुलाकात के बाद बताया कि लुजैन के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे, हाथ हिल रहे थे और वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थीं। आखिर लुजैन का जुर्म क्या था? लुजैन ने सऊदी अरब की औरतों के लिए एक अधिकार मांग लिया था, गाड़ी चलाने का अधिकार। कमाल की बात यह है कि जून 2018 में सरकार ने अधिकार दे भी दिया, लेकिन लुजैन की रिहाई नहीं हुई। साल 2020 में लुजैन को आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में 5 साल की सजा सुनाई गई। इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने आवाज उठाई, प्रेशर बढ़ा तो मार्च 2021 में लुजैन की रिहाई हो गई, लेकिन उनके विदेश जाने पर बैन बरकरार रहा। इसी बीच लुजैन ने अपनी बहन आलिया के जरिए पता लगाने की कोशिश की कि यूएई में उनके ठिकाने की खबर सऊदी सरकार को लगी कैसे। उन्होंने अपना फ़ोन कनाडा में कुछ साइबर एक्सपर्ट्स को भेजा। तब मालूम चला कि उनके फ़ोन की जासूसी हो रही थी और जासूसी के लिए जो सॉफ्टवेयर का उपयोग हुआ था वो सऊदी अरब ने इजराइल के एनएसओ ग्रुप से खरीदा था। एनएसओ वही कंपनी है जिसके पेगासस स्पाईवेयर पर पिछले साल काफ़ी हंगामा हुआ था। बहरहाल लुजैन की रिहाई महिला और अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने वालों के लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन विडंबना देखिए कि इन्हीं लुजैन को जिस ट्वीट पर पहले सज़ा और फिर रिहाई मिली, उसी ट्वीट को रीट्वीट करने के लिए अब सऊदी अरब में एक महिला को 34 साल के लिए जेल में डाल दिया गया है। आज दुनियादारी में जानेंगे सलमा अल शिहाब कौन है, क्या है सऊदी अरब का गार्डियनशिप लॉ, साथ ही जानेंगे कहानी उस ऐप की जो सऊदी अरब में पुरुषों को महिलाओं पर नजर रखने में मदद कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप, जो लाए हैं लल्लन टॉप के दर्शकों के लिए खास ऑफर। कुकू एफएम ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने वाले पहले 500 लोगों को मिलेगा 50% डिस्काउंट। इसके लिए आपको यूज करना है LT50 कोड। इस ऐप पर आपको मिलेंगी जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियां, ढेरों उपन्यास और कई तरह की ऑडियो बुक्स। याद रखिए, LT50 कोड सिर्फ पहले 500 सब्सक्रिप्शन पर ही उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पहले सिलसिलेवार ढंग से समझाते हैं कि सलमा अल शिहाब कौन है और उनके साथ हुआ पूरा घटनाक्रम क्या है। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। यहाँ शिहाब एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुआ करती थी। उनका मन मेडिसिन की पढ़ाई में था, इसलिए 2018 में वो ब्रिटेन चली गई। यहाँ उन्होंने लीड्स यूनिवर्सिटी के PhD कोर्स में दाखिला लिया। दिसंबर 2020 में छुट्टियों के दौरान वो अपने परिवार से मिलने के लिए वापस सऊदी अरब आईं। इरादा था कि इस बार पति और बच्चों को भी साथ में ले जाएंगी। अगले साल फरवरी में कॉलेज खुला तो शिहाब के दोस्तों ने पाया कि वो कॉलेज नहीं आई हैं। मार्च में ब्रिटेन में कोविड लॉकडाउन लग गया। सबको लगा कि यात्रा पर पाबंदी के चलते शिहाब ब्रिटेन नहीं आ पाई होंगी। 6 महीने बाद भी जब शिहाब नहीं लौटी तो उनके दोस्तों ने पता लगाने की कोशिश की। तब मालूम चला कि शिहाब को सऊदी सरकार ने जेल में डाल दिया है। उन पर लगे आरोपों में शामिल था कि उन्होंने लुजैन अल हदलोल के ट्वीट को रीट्वीट किया है। रियाद की अदालत ने उन्हें 6 साल की सजा सुनाई। शिहाब ने इस फैसले के खिलाफ अपील की। इस बार अदालत ने माना कि उनके गुनाहों के हिसाब से उनकी सजा काफी कम है, इसलिए सजा को बढ़ाकर 34 साल कर दिया गया। साथ ही रिहा होने के बाद और 34 सालों तक देश से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। अदालती ऑर्डर के हिसाब से शिहाब को काउंटर टेररिज्म कानून के तहत ये सजा दी गई है। ये कानून फरवरी 2014 में लागू हुआ था। क्या कहता है ये कानून, ये भी आपको बताते हैं।
इस कानून के मुताबिक कोई भी हरकत जो समाज या सरकार के लिए खतरा हो सकती है उसे आतंकी गतिविधि माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति के घर पर पुलिस रेड मार सकती है और उसके फोन और इंटरनेट एक्टिविटी को ट्रैक कर सकती है। इसी कानून के तहत शहाब को 34 साल की सजा मिली है। इसके अलावा सऊदी अदालत ने उनका ट्विटर अकाउंट बंद करने की बात भी कही है। हालांकि अभी तक उनका ट्विटर अकाउंट बंद नहीं हुआ है। ट्विटर पर उनके फॉलोअर्स की संख्या लगभग 2500 और इंस्टाग्राम पर 160 है। उनके अकाउंट पर नजर डालें तो अधिकतर ट्वीट्स उनके परिवार और कोविड से जुड़े हैं। उनका आखिरी ट्वीट 13 जनवरी 2021 को किया गया था, जिसमें उन्होंने एक गाने का वीडियो पोस्ट किया था। जिस ट्वीट पर मुकदमा चला वो क्या था, अब इस पर भी बात कर लेते हैं। इस ट्वीट में महिलाओं के लिए जरूरी मेल गार्डियनशिप सिस्टम को खत्म करने की बात कही गई थी। ये सिस्टम क्या है, इसके लिए हमें सऊदी अरब के कानून को समझना होगा। सऊदी अरब में शरिया कानून चलता है। शरिया कानून के 5 अलग अलग स्कूल्स हैं। इनमें से 4 स्कूल सुन्नी समुदाय से जुड़े हैं, हम्बली, मलिकी, शाफई और हनफी। इनके अलावा और एक शिया सिद्धांत है जिसे शिया जाफरी कहा जाता है। सऊदी अरब का कानून शरिया के हम्बली स्कूल के हिसाब से चलता है। बाकी मुस्लिम देशों के मुकाबले सऊदी अरब के कानून की एक खासियत है कि ये कोडिफाइड नहीं है, यानी अदालत का फैसला पूरी तरह जजों की व्याख्या पर निर्भर करता है। इसके अलावा कानून का एक मुख्य पहलू है प्रेसिडेंट या नजीर, यानी नए फैसले देते हुए पुराने फैसलों को आधार बनाना। लेकिन सऊदी कानून में इसकी भी कोई जगह नहीं है। साल 2001 में पहली बार सऊदी कानून को कोडिफाइड करने की कोशिश की गई थी। इसके बाद 2007 में एक और कोशिश हुई, लेकिन दोनों बार ये नहीं हो पाया। साल 2018 में सऊदी सरकार की तरफ से एक रूल बुक इशू की गई, लेकिन ये रूल बुक सिर्फ पेटेंट लॉ और कॉर्पोरेट लॉ तक सीमित थी। क्रिमिनल, निजी और पारिवारिक मामलों में अभी भी सबको जज की नीयत पर निर्भर करता था। साल 2018 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कानून में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए कुछ नए नियम इशू किए। नए नियमों के अनुसार औरतों को गाड़ी चलाने का अधिकार मिला। साथ ही मेल गार्डियनशिप को भी गैर जरूरी बता दिया गया। मेल गार्डियनशिप का मतलब सऊदी महिलाओं को कई सारे कामों के लिए एक मेल गार्डियन की इजाज़त चाहिए होती थी। महिलाओं को अकेले यात्रा की इजाज़त नहीं थी। किसी सरकारी दस्तावेज को हासिल करने के लिए भी पुरुष गार्डियन की इजाज़त चाहिए थी। यहाँ तक कि अगर कोई सर्जरी करानी है तो भी पुरुष गार्डियन की परमिशन लेनी पड़ती थी। 2019 में हुए बदलाव के बाद मेल गार्डियनशिप की शर्तों को खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ 21 साल से कम उम्र की महिलाओं के लिए गार्डियनशिप आवश्यक है। मोहम्मद बिन सलमान के लिए बदलाव ये दिखाने का एक तरीका था कि सऊदी अरब नई दिशा में जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए सिर्फ एक आंकड़ा सुनिए। सऊदी अरब के नागरिकों के अधिकारों के लिए काम करने वाली एक संस्था है ESOHR, फुल फॉर्म है यूरोपियन सऊदी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स। ESOHR की एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 1000 महिलाएं सऊदी अरब से निकलने की कोशिश करती हैं। नए कानून के हिसाब से महिलाओं को देश से अकेले बाहर जाने की इजाज़त है, लेकिन इनमें से कुछ ही सफल हो पाती हैं, वो भी तब जब कोई पुरुष उन्हें इसकी इजाज़त दे। मेल गार्डियनशिप का पुराना सिस्टम बैकडोर से अभी भी लागू है और इसे लागू करने के लिए उपलब्ध है एक सरकारी ऐप। क्या है ये ऐप और करता क्या है? इस ऐप का नाम है एप्शर। इस ऐप के जरिए पति, पिता या भाई यानी कोई भी मेल गार्डियन किसी लड़की को ट्रैक कर सकता है, खासकर तब जब वो महिला अपना पासपोर्ट यूज करने की कोशिश करे। पासपोर्ट दिखाते गार्डियन के पास एक अलर्ट आता है कि फलां महिला या लड़की पासपोर्ट यूज कर रही है। इस ऐप का साफ मकसद है कि महिलाओं की यात्रा करने की आज़ादी पर निगरानी रखना। 2019 में जब ये ऐप रिलीज हुआ था तब दुनिया भर के महिला संगठनों की ओर से इसके खिलाफ आवाज उठाई गई। गूगल और एप्पल से इस ऐप को उनके स्टोर से हटाने को कहा गया, लेकिन दोनों ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ऐप उनके प्लेटफॉर्म के नियमों का उल्लंघन नहीं करता। एक आंकड़े के अनुसार सऊदी अरब की 80% जनता ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया पर एक्टिव है और माना जाता है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सोशल मीडिया को एक हथियार की तरह यूज करते हैं। उनकी ताकत कहां तक है, इसकी एक बानगी देखिए। साल 2019 जनवरी का महीना, अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस ट्विटर के जरिए घोषणा करते हैं कि वो अपनी पत्नी से तलाक लेने वाले हैं। मीडिया में अगले कुछ दिन तक बेजोस के बैंक बैलेंस का हिसाब चलता रहता है। फिर कुछ दिनों बाद एक अमेरिकी मैगजीन रिपोर्ट छापती है। पता चलता है कि बेजोस का एक पत्रकार से अफेयर चल रहा था। इस रिपोर्ट में बाकायदा दोनों के बीच भेजे गए मैसेज भी छापे गए थे। इतने बड़े आदमी के प्राइवेट मैसेज लीक कैसे हो गए, ये बड़ा सवाल था। बेजोस ने तहकीकात का जिम्मा एक सिक्योरिटी कंपनी को सौंपा। कंपनी ने बेजोस के फोन की जांच की, तब पता चला कि इस लीक के तार सऊदी अरब से जुड़े हुए थे। साल 2018 में अमेज़न सऊदी अरब में 3 डेटा सेंटर्स बनाने वाली थी। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के लिए एक बड़ी जीत थी।
फिर उसी साल सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या हो गई, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान का नाम आया। खशोगी तब वॉशिंगटन पोस्ट के लिए काम कर रहे थे और वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक जेफ बेजोस थे। FTI कंसल्टिंग नाम की कंपनी इस मामले की जांच कर रही थी। पूरी जांच के बाद उन्होंने पाया कि मोहम्मद बिन सलमान के इशारे पर बेजोस के मैसेज लीक हुए। हालांकि इस मामले में दावा यह भी किया गया कि सबूत पुख्ता नहीं है, लेकिन बेजोस अपने रुख पर कायम रहे। अब इस केस का एक और पहलू देखिए जो सलमा अल शहाब की धार्मिक पहचान से जुड़ा हुआ है। शहाब शिया समुदाय से आती हैं जो सऊदी अरब में अल्पसंख्यक हैं। सऊदी अरब सरकार का शियाओं की बेवजह गिरफ्तारी और उत्पीड़न का लंबा रिकॉर्ड रहा है। सऊदी अरब मृत्युदंड की सजा के लिए भी कुख्यात है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 के पहले 6 महीनों में ही सऊदी अरब सरकार 120 लोगों को मृत्युदंड दे चुकी है। ये संख्या पिछले 2 सालों की कुल संख्या से भी ज्यादा है। इनमें से 81 लोगों को मार्च महीने में एक ही दिन में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। मारे गए लोगों में से अधिकतर शिया समुदाय से आते थे। ESOHR की रिपोर्ट के अनुसार 81 में से 58 लोगों को जिन मामलों में फांसी हुई वो सिर्फ चोरी चकारी जैसी मामूली घटनाएं थीं और इनमें से भी 41 ऐसे थे जिन्होंने लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। इस डर से कि इन लोगों को शहीद का दर्जा मिलेगा, प्रदर्शन और भड़केंगे। इनमें से किसी का शरीर भी उनके परिवार को नहीं सौंपा गया। अब आखिरी में बात कर लेते हैं ट्विटर की, जिस पर इस मामले में उंगलियां उठ रही हैं। ट्विटर के इन्वेस्टर्स में से एक नाम है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड यानी PIF। ये सऊदी सरकार का फंड है जो सरकार के बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट करता है। PIF के अध्यक्ष हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। इसी के चलते ट्विटर पर आरोप लगता रहा है कि उसके कामकाज पर क्राउन प्रिंस का सीधा दखल है। इसी साल जुलाई महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सऊदी अरब का दौरा किया था और वो क्राउन प्रिंस से भी मिले थे। तब मानवाधिकार संगठनों ने चेताया था कि इससे मोहम्मद बिन सलमान के मंसूबों को और बल मिलेगा। बाइडेन कई बार ही कह चुके हैं कि वो जमाल खशोगी की हत्या के लिए क्राउन प्रिंस को दोषी मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद हथियारों की डील और तेल के लालच में उन्होंने क्राउन प्रिंस से हाथ मिलाया। नतीजा सामने है। महज 2 हफ्ते बाद सऊदी अरब ने एक औरत को महज ट्वीट करने के लिए 34 साल के लिए जेल में डाल दिया। साफ नजर आता है कि मोहम्मद बिन सलमान जिन सुधारों की बात करते हैं उनका जमीन पर उतरना अभी काफी दूर की कौड़ी है। इसी के साथ हमारा बड़ी खबर सेगमेंट समाप्त होता है। अब सुर्खियों की बारी। आज की हमारी पहली सुर्खी तुर्की और इजराइल से संबंधित है। इजराइल और तुर्की के बीच पूर्ण कूटनीतिक संबंध बहाल हो गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लापिड और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान के बीच बातचीत में फैसला लिया गया। जल्द ही दोनों देश एक दूसरे के यहाँ अपने राजदूत तैनात करेंगे। इस मौके पर यायर लापिड ने कहा कि तुर्की के साथ संबंधों की बहाली क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मेरी तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान से बात हुई। हमने दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध बहाल होने पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इजराइल और तुर्की इस क्षेत्र के 2 अहम देश हैं। दोनों देशों के अच्छे संबंध होने से क्षेत्र में स्थिरता आएगी। ये दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। दोनों देशों के बीच 2018 में कूटनीतिक संबंध टूट गए थे। इसका कारण बना था फिलिस्तीन विवाद। 2018 में यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास के उद्घाटन के खिलाफ गाजा में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था। उसी दौरान इजराइल की कार्रवाई में 60 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए थे। इजराइल की इस हरकत से तुर्की नाराज हुआ और दोनों देशों के बीच तनातनी शुरू हुई। इसके बाद दोनों देशों ने अपने अपने राजदूतों को वापस बुला लिया था। इस बार भी रिश्तों में बहाली के बीच तुर्की ने फिलिस्तीन पर अपनी बात रखी है। इस मौके पर तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत कावसोग्लू ने कहा, ये सकारात्मक कदम इजराइल से आया जिसका हमने स्वागत किया। हमने इजराइल में एक राजदूत नियुक्त करने का भी फैसला किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुर्की फिलिस्तीन के मुद्दे को छोड़ देगा। हमने हमेशा कहा है कि हम फिलिस्तीन, यरूशलेम और गाजा के अधिकारों की रक्षा करेंगे। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने इस साल में मार्च में तुर्की की यात्रा की थी। तब तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने भी उनका स्वागत किया था। उसी वक्त से आसार नजर आ रहे थे कि दोनों देशों के बीच संबंध वापस ठीक हो सकते हैं। इन बहाल हुए रिश्तों पर एक्सपर्ट अपनी अलग अलग राय रखते हैं। कुछ का मानना है कि 1 साल में तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव होंगे, लेकिन यहाँ महंगाई चरम पर है। ऐसे में तुर्की दूसरे देशों से निवेश आकर्षित करना चाहता है। साथ ही सीरिया में सुरक्षा चुनौतियां बनी हुई हैं। इस लिहाज से भी रिश्तों में सुधार तुर्की के लिए फायदेमंद साबित होंगे। हमारी अगली सुर्खी अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान के काबुल में एक मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ है। इसमें अब तक 21 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। धमाके में कुल 33 लोग घायल हुए हैं। धमाका सिद्दीकिया नाम की मस्जिद में नमाज के दौरान हुआ। इसमें मस्जिद के इमाम
की भी मौत हो गई। पुलिस प्रवक्ता खालिद जादरान ने बताया कि उत्तरी काबुल के पड़ोस में शक्तिशाली विस्फोट की आवाज़ सुनी गई थी। धमाके में आसपास की इमारतों की खिड़कियां टूट गईं। अभी तक किसी भी संगठन ने धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पर लिखा है कि इन हत्यारों को जल्द ही पकड़ा जाएगा। बीते कुछ महीनों में अफगानिस्तान में कई आतंकी घटनाएं हुई हैं। इनमें से कईयों के पीछे इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस माने ISKP का हाथ रहा है। इसी आतंकी संगठन ने जून में एक सिख गुरुद्वारे पर हमला किया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। तालिबान के अधिकारियों ने कहा कि पिछले एक ब्लास्ट में रहीमुल्लाह हक्कानी की मौत हुई थी। ये तालिबान के एक बड़े धार्मिक नेता थे। तब इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत ने ली थी। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।